हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार वीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर को पूरा किया था। अब इसी चैप्टर 11 का कुछ हॉट क्वेश्चंस है और रीजनिंग क्वेश्चन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मिथेनॉल। तो दिमाग में अठा लेना है कि ये जो फिनॉल और मिथेनॉल में जो CO बॉन्ड जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक होता है लेस पोलर, यानी फिनॉल में CO बॉन्ड इज लेस पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, whereas in मिथेनॉल carbon oxygen bond is more polar due to electron releasing effect of CH3। तो यहाँ पर दिया क्या क्वेश्चन कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग देखेंगे पोलरिटी के आधार पर। जो ज़्यादा पोलरिटी डेवलप करेगा तो वहाँ पर बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होंगे, और जो पोलरिटी डेवलप नहीं करेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, कम होगा, और वो उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। तो ये कहता है ना कि इन फिनॉल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज लेस पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, वेयरएज इन मिथेनॉल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर पोलर। यहाँ पर है लेस पोलर, यहाँ हो गया बेटा मोर पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट हुआ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कब, जब लेस पोलर रहा तब, और ये मोर पोलर रहा तब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप के कारण होते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर का कि इन कोल्बे रिएक्शन इंस्टीड ऑफ फिनॉल फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विथ CO2 वाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि कोल्बेज रिएक्शन जो हमने बनाया था तो उसमें क्या था कि फिनॉल का रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए थे, उसमें सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। तो सोडियम फेनॉक्साइड इज़ मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, तो इसलिए हम लोग क्या किए, उसे फेनॉक्साइड बनाए थे। उसी तरह से इसमें भी कहता है ना कि इन कोल्बे रिएक्शन इंस्टीड ऑफ फिनॉल फेनॉक्साइड इज ट्रीटेड विथ CO2 वाई। तो क्या कहेंगे, वी नो दैट फेनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एटॉमिक सब्स्टिट्यूशन एंड हेंस अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ CO2 इज वीक इलेक्ट्रोफाइल। यानी यह किसके साथ सब्स्टिट्यूट किया, CO2 के साथ, जो कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यह बहुत ही वीक होता है। कैसे दिखाते हैं कि फिनॉल पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये पहले सोडियम फेनॉक्साइड बनाया, और यहाँ का OH, यह H2O के रूप में निकल गया, ये हो गया सोडियम फेनॉक्साइड। अब CO2 और HCl के साथ, तो ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ NaCl निकल जाता है, यह H वहाँ पर जुड़ा और ये इसके साथ जुड़कर बना दिया सक्सिनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। तो चूँकि फेनॉक्साइड आयन ज़्यादा रिएक्टिव है फिनॉल से, किसके कारण, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एटॉमिक सब्स्टिट्यूशन एंड हेंस अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ CO2 विच एक्ट्स एज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर ये फिनॉल हुआ बाबू,
कि phenol first react with sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide, and after reaction with CO2 which is weak electrophile, after acidification it removes sodium chloride and salicylic acid is formed. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल। तो ये किस पर निर्भर करता है? -R यानी रेजोनेंस और -I माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण होता है। इसमें क्या होता है, ये निगेटिव होता है नाइट्रो ग्रुप के पास, और पैरानाइट्रोफेनॉल इसके साथ ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल के साथ यह +R इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ R and I effect of NO2 decreases the electron density between oxygen and hydrogen bond and make loss of proton easily in orthonitrophenol। यानी यहाँ क्या हुआ, नाइट्रो ग्रुप के पास जो -R और माइनस इफेक्ट जो होते हैं, जिनके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, किसके बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, और ये आसानी पूर्वक प्रोटीन डोनेट कर देते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपेरिजन टू ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल। ऑन द अदर हैंड ऑक्सोमिथॉक्सीफेनॉल electron density in OH bond and makes the release of proton difficult in methoxyphenol। कि मिथॉक्सीफेनॉल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण ये आसानी पूर्वक H यानी प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज़ मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल, और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल। तब हम लोग इंग्लिश में भी देख ले कि ड्यू टू -R एंड -I इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप डिक्रीज द मेन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मेक्स लॉस ऑफ प्रोटॉन ईजिली। ये आसानी पूर्वक हाइड्रोजन दे देता है, कौन, इन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, हेंस इट इज़ मोर एसिडिक। whereas the electron density in OH यानी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड and makes release of a proton difficult in orthomethoxyphenol. Thus we can easily say that orthonitrophenol is a stronger acid than orthomethoxyphenol or more acidic than orthomethoxyphenol. क्वेश्चन नंबर 4 है कि पारानाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। इसमें क्या होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो डॉटेड लाइन है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये आसानी पूर्वक हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर पाते, यानी प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये लेस एसिडिक होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड in para-nitrophenol on the other hand para-nitrophenol forms intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दिखा दे बाबू।
N H ये जितने डॉटेड लाइन्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ intermolecular hydrogen bonding, it can easily give proton or available proton. Hence it is more acidic in nature. इसको वहीं लिख दे। Therefore para-nitrophenol is more acidic orthonitrophenol. क्या कहता है बेटा कि इन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म, कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स द लॉस ऑफ प्रोटोन डिफ़िकल्ट। तो ये आसानीपूर्वक हाइड्रोजन को यानी प्रोटोन को डोनेट नहीं कर पाते हैं। सो इट इज़ लेस it is less acidic. But on the other hand we see that para-nitrophenol forms intermolecular hydrogen bonding, यानी para-nitrophenol intermolecular hydrogen bonding का निर्माण करता है और intermolecular hydrogen bonding के कारण ये आसानी पूर्वक अवेलेबल करते हैं प्रोटोन and hence it is more acidic in nature. Therefore we can easily say that para-nitrophenol is more acidic than orthonitrophenol. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। कहता है ना कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो कि फिनॉल में रहते हैं वो क्या होते हैं, स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन मिथेनॉल। वाई? तो मेनली हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इसमें फिनॉल में जो क्या करता है कि फिनॉल में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होते हैं इसके पास अनशियर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और अनशियर्ड इलेक्ट्रॉन रहने के कारण ये पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और sp2 हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन करते हैं और sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड इन मिथेनॉल वी सी दैट कार्बन फॉर्म sp3 hybridization which is less stable in comparison to sp2 hybridization। यही मेन थीम है इसका कि द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फेनॉल इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन दैट इन मिथेनॉल। तो दो फैक्ट है इसका कि दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट कि इन फेनॉल कंजुगेशन ऑफ अनशियर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ओवर ऑक्सीजन विथ एरोमेटिक रिंग रिजल्ट्स इन पार्शियल डबल बॉन्ड। इसके बीच पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है और पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण ये कैरेक्टर इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये क्या होता है sp2 हाइब्रिडेशन का कि इन फेनॉल ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम while in methanol it is attached to a sp3 hybridized carbon atom. The bond formed between oxygen and sp2 hybridized
carbon is more stable than that formed between sp3 hybridized carbon. यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इनके जो बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण कार्बन के बीच जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ पर ये लेस स्टेबल होते हैं। यही कारण है कि ये दो फैक्ट हो गया कि इन फेनॉल conjugation of unshared electron pair over oxygen with aromatic ring results in partial double bond. ये partial double bond का फॉर्मेशन करता है करेक्टर को, और यह किसके बीच, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनते हैं। इन फेनॉल ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू sp2 hybridized carbon atom, while in methanol it is attached to a sp3 hybridized carbon atom. The bond formed between oxygen and sp2 hybridized carbon is more stable than that formed between sp3 hybridized carbon. यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड की कार्बन की तुलना में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कहता है ना कि अल्कोहल रिएक्ट बोथ हैज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। राइट वन रिएक्शन ऑफ ईच टाइप एंड डिस्क्राइब इट मैकेनिज्म। तो क्या कहता है कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह व्यवहार करता है, और एक इसे रिएक्शन के द्वारा समझाएं। तो अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या होता है कि बॉन्ड टूटता है। क्या अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटते हैं, और इसमें न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं ना। तो क्या कहेंगे, द बॉन्ड OH is broken when alcohol reacts with nucleophile. इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं। कब, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तब। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह जब अल्कोहल कार्य करेगा तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ब्रोकन। तो यहाँ क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप को लिए अल्कोहल के साथ ऑक्सीजन कंटेंस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया इसके कार्बाइड आयन को, और RH ये जुड़ा, H तो जुड़ा ही है, O और ये जुड़ जाता है कार्बन बॉन्ड लेकर अपना। तो चूँकि इसके पास 2 ही बॉन्ड है, फिर लोन पेयर में चला जाता है और ये रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को। तो यह आसानीपूर्वक क्या हुआ, OH आयन टूटा तो ये शायद इसमें से रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ हो गया ROCH, यहाँ 2 लोन पेयर रह जाते हैं और ये H आयन देता है। तो मेन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन इज ब्रोकन। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। कब, जब व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर। तो इसमें क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप हमने लिया, अल्कोहलिक ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ, यानी जैसे H आयन के साथ रिएक्शन किया गया तो यह H इस H को कैरी ओवर किया, तो RCH2OH2 प्लस, एंड इलेक्ट्रोफाइल को लिया गया Br माइनस, तो CH2OH2 प्लस, और ये जाकर अटैच हो गया BrCH2R एंड H2।
तो इसमें मेन थीम क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह कार्य करता है, और दोनों में बेसिकली डिफरेंस जो होते हैं वो होते हैं किसके कारण? न्यूक्लियोफाइल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटता है और प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन बाहर हो जाते हैं, लेकिन अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल इसमें जो बॉन्ड टूटता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो होते हैं, और इस तरह से हम लोग इसके रिएक्शन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखें। कहते हैं फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट वेयर एज कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट। तो प्रैक्टिकली ये दिमाग में हटा लेना है कि सच एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इफ द एसिड फॉर्म इज वीकर देन रिएक्टिंग स्पेसीज, कि जब प्रोडक्ट का एसिड अगर वीकर होगा तभी वो रिएक्शन में भाग लेगा। In phenol, we see that phenol reacts with sodium bicarbonate या H इसके साथ सोडियम फेनॉक्साइड प्लस H2CO3। ये क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड देन फेनॉल। ठीक है, सिंस फेनॉल रिएक्ट्स विथ sodium bicarbonate, carbonic acid is formed. And carbonic acid is more acidic than phenol, so phenol does not react with sodium bicarbonate. On the other hand, कार्बोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड when reacts with NaCO3 it gives RCONA plus H2CO3. Here carbonic acid is weaker acid and carboxylic acid is a stronger acid. So due to presence of a stronger acid, than carbonic acid, it can easily reacts with सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये कहता है कि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आसानी पूर्वक करता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये कंडीशन होना चाहिए कि सच एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली उसी समय होगा कि इफ द एसिड फॉर्म इज़ वीकर देन रिएक्टिंग एसिड। यहाँ पर पहले हम लोग क्या देखें, फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किया, सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन किया और
कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया। अब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि फेनॉल इज़ वीकर एसिड दैन कार्बोनिक एसिड, तो यह रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे थे। सिंस फेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म एंड carbonic acid is more acidic than phenol, so phenol does not react with sodium bicarbonate. On the other hand, a stronger acid, carboxylic acid is a stronger acid, when reacts with sodium bicarbonate gives carbonic acid which is weaker acid than carboxylic acid. So due to presence of a stronger acid than carbonic acid, it can easily react with sodium bicarbonate. Hot question देखा जाए, a compound having molecular formula C4H10O is found to be soluble in concentrated H2SO4. It does not react with sodium metal or potassium permanganate यानी KMnO4. On heating excess of hydrogen iodide, it gives a single alkyl halide. Deduce the structure of compound A and explain all the reactions. इसमें क्या हुआ कि फार्मूला दिया हुआ है C4H10O, तो इसमें दोनों हो सकते हैं, एक C2H5 OC2H5 या C4H9OH, या तो यह अल्कोहल हो सकता है या ईथर हो सकता है। लेकिन ये जो कहता है कि डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल और पोटासियम परमैंगनेट, तो अल्कोहल आसानी पूर्वक सोडियम मेटल और पोटासियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो यह कभी भी अल्कोहल नहीं हो सकता है। तो ये कहता है ना कि कंपाउंड ए डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम or potassium permanganate, it can't be an alcohol because alcohol easily reacts with sodium as well as KMnO4. ठीक है, a compound dissolve in concentrated H2SO4, it may be an ether, ये आसानी पूर्वक डिज़ोल्व करता है H2SO4, तो यह ईथर हो सकता है। अब a compound A on heating with excess of HI गिव्स ए सिंगल अल्काइल हैलाइड, कि जैसे हम लोग कंपाउंड ए को एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो ये सिंगल अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। देयरफॉर कंपाउंड ए मस्ट बी एन सिमेट्रिकल ईथर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपाउंड ए जो है वो निश्चित रूप से सिमेट्रिकल ईथर है। और द ओनली सिमेट्रिकल ईथर हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O is diethyl ether. Thus compound A is diethyl ether. तो पहला दिमाग में आया बाबू कि सोडियम और KMnO4 के साथ ये अल्कोहल आसानी पूर्वक रिएक्शन करता है, लेकिन ईथर कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। तो यह कभी भी, ये क्या हुआ कि ए कंपाउंड ए डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम और पोटासियम परमैंगनेट, इट कैन बी एन अल्कोहल बिकॉज अल्कोहल इजीली रिएक्ट्स विथ सोडियम एंड KMnO4। अब इसको रिएक्शन से हम लोग देखेंगे। और ए कंपाउंड डिजॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इट मे बी एन ईथर when as compound A on heating with excess of hydrogen iodide gives a single alkyl halide। तो हम लोग बारी बारी से हम लोग देखें। अब इसका रिएक्शन देखा जाए, C4H10O और C4H9OH, ये हो गया ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल कैन इजीली रिएक्ट विथ सोडियम, दो मॉलिक्यूल ले ले, गिव्स 2 हाइड्रोजन प्लस 2C4H9ONA। तो यहाँ पर क्या है कि ये C4H9OH किसके लिए हमने लिया? अल्कोहल के लिए। तो ये अल्कोहल आसानी पूर्वक सोडियम का फॉर्मेशन करता है, इसलिए यह क्या कहता है कि ये कंपाउंड हैविंग फार्मूला डज नॉट रिएक्ट विथ
सोडियम मेटल और पोटासियम परमैंगनेट। तो यह चूँकि सोडियम के साथ किया तो यह अल्कोहल हो सकता है, और यह कहता है कि नहीं करता है तो वो ईथर हो सकता है। यानी जैसे हम लोग लेते हैं C2 और C4H10O सोडियम के साथ नो रिएक्शन, because it has no active hydrogen. अब कहता है ना, ए कंपाउंड मॉलिक्यूल इज फाउंड टू बी सॉल्युबल इन H2SO4। तो ये C4H10O H2SO4 के साथ कैसे दिखाओगे? तो C2H5O C2HSO4। तो ये हाइड्रोजन आया बाबू यहाँ C2H5OH C2HSO4 minus. So it may be ether। यानी ईथर आसानी पूर्वक डिज़ोल्व कर जाता है H2SO4 के साथ, इसलिए इट मे बी एन ईथर। अब कहता है ऑन हीटिंग एक्सेस ऑफ HI इट गिव्स ए सिंगल अल्काइल हैलाइड। तो C2H5O C2H5 2HI से ये H2O बाहर कर देता है और दो मॉलिक्यूल C2H5। तो ये सिंगल अल्काइल हैलाइड बनाया इथाइल आयोडाइड। ठीक है, ऑन हीटिंग एक्सेस ऑफ HI इट गिव्स ए सिंगल अल्काइल हैलाइड। तो डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A C2H5O C2H5। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। आज के वीडियो में हमने कुछ रीजनिंग क्वेश्चन और हॉट क्वेश्चन को बताया। इसमें और भी कुछ हॉट क्वेश्चन है और रीजनिंग क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में हम बनाएंगे और समझाएंगे। इसमें आप लोग को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, या अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।